हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एयर कंप्रेसर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इसके हर एक टॉपिक को देखेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ को पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए और आप उसकी नोट्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हम लोग को किन किन चीज़ों को पढ़ना है, यानी कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, इसके सिलेबस में सबसे पहले हमको पढ़ना होता है इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर के बारे में। और रेसिप्रोकेटिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे सिंगल स्टेज और टू स्टेज कंप्रेसर के बारे में, और उसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, किस तरीके से वर्किंग होती है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। और इसमें हम लोग यह भी बात करेंगे कि इसमें इंटरकूलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है टू स्टेज में, और उसके साथ साथ जो इसका डेरिवेशन होता है, चाहे वो सिंगल स्टेज का हो चाहे वो टू स्टेज का हो, उसके वर्क डन का जो डेरिवेशन होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, आप उसको डेरिवेशन को बिना रटे समझ करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और उसको समझ भी आप सकते हैं। तो इतनी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतनी ही चीज़ें लगभग हर जगह होती हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, किसी भी कॉलेज से हों। तो अगर आपके सिलेबस में यही सारी चीज़ें हैं तो आप इसको लास्ट तक देखिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन। एयर कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि हवा को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से खींचकर कंप्रेस करता है और उसे हाई प्रेशर पर स्टोर करता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री में एनर्जी प्रोडक्शन, व्हीकल मेंटेनेंस और गैस पाइपलाइंस में करते हैं। अब ऐसी डिफिनेशन पढ़ने से ये हमको क्लियर तो नहीं होगा, तो आइए कुछ इमेजेस को देखते हैं और ये समझते हैं कि आपने एयर कंप्रेसर कहाँ पर देखा है और इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया है। तो देखिए दोस्तों, क्या आपने इस तरीके से कोई डिवाइस या मशीन देखी है? याद कीजिए, आपने इसको कहाँ पर देखा है, ये कहाँ पर रखा होता है। आई होप आप में से कोई बता सक रहे होंगे, इसको पहचान पा रहे होंगे, कोई लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे। तो हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि अगर आपने साइकिल इस्तेमाल की है या फिर बाइक इस्तेमाल की है, तो उसमें जब भी हवा भराना होता है, हवा कम पड़ जाता है, तो उसमें हम लोग हवा भराने के लिए या तो पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि छोटी वाली पंप होती है, या फिर इस एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी हवा भरने जाते हो तो आप उसमें देखते हैं कि एक पीली पीली हमारी पाइप होती है जिसके थ्रू हवा भरते हैं। तो आप वो जो पाइप होती है जहाँ से कनेक्टेड होती है, जब आप देखेंगे तो आपको यही मशीन दिखेगी जिसका नाम होता है एयर कंप्रेसर। तो इसमें होता क्या है, इसमें एयर को एटमॉस्फेरिक से खींच करके, यानी कि हमारे पर्यावरण को खींच करके, इस ये जो आप टैंक देख रहे हैं, इस टैंक में उसको हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, उसी में स्टोर कर दिया जाता है। और जब उसको हम एक पाइप के थ्रू अपने साइकिल में या फिर बाइक में लगाते हैं, तो वो जो हवा है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो भागने की कोशिश करेगी तो भाग करके आपके ट्यूब्स में भर जाती है, आपके साइकिल के पहिए में आ जाती है। तो इस तरीके से जो एयर कंप्रेसर होता है ये काम करता है। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या एयर कंप्रेसर को थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम साइकिल में हवा भर सके? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका इस्तेमाल हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग यानी कि पावर प्लांट्स में बहुत ही बड़े रूप में करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं, यह एक प्लांट्स में यानी कि पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले एयर कंप्रेसर के अंदर के पार्ट्स हैं, उसके आप ब्लेड्स को देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कंप्रेसर लगाए जाते हैं। आप इसका एक एनिमेशन भी देख सकते हैं, इस तरीके से चल रहा है। इधर से जो है हवा को यानी कि एयर को सक कर रहा है और दूसरी साइड उसको भेजता है ताकि वो कंप्रेस हो सके। अब इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है जो हमारी गैस टरबाइंस होती हैं। गैस टरबाइन की यहाँ पर आप एक पूरी साइकिल देख सकते हैं, जिसमें एयर को पहले सक किया जाता है एटमॉस्फेयर से, उसके बाद उसको सक करके उसको भेजा जाता है कंप्रेसर में, यानी कि कंप्रेसर उसको सक करता है और उसको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद वो जाता है आगे और वहाँ पर उसको हीट थोड़ा सा किया जाता है। हीट करने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है उसके पार्टिकल्स की और बढ़ जाती है, और उसके बाद उसको नोजल से होकर के एक गैस टरबाइन से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे ही वो गैस टरबाइन में एयर जाती है, वहाँ पर उस पूरे टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन घूमने की वजह से हमको मैकेनिकल पावर मिलती है। और उसके बाद एयर
बाहर निकल जाती है, या फिर कभी कभी हम लोग एयर को रिमूव मतलब कि घुमा करके उसको हम कंप्रेसर में ही जोड़ देते हैं। तो अगर हम बाहर करेंगे तो उसको हम लोग ओपन साइकिल कहते हैं, और अगर इसमें एयर कंप्रेसर में ही लगा देंगे तो उसको हम लोग क्लोज साइकिल कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग गैस टरबाइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ के लिए आप इतना जानिए कि इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो पावर प्लांट्स में हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो फ्रेंड्स, कंप्रेसर दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में भी दो तरह के होते हैं, जिसके बारे में हमको इस वीडियो में डिटेल में पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। एक है रेसिप्रोकेटिंग और एक है रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग में आप देख रहे हैं सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग है, तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। और उसके बाद जो रोटरी है उसमें भी जो आप लूप टाइप्स देख रहे हैं, रिंग टाइप देख रहे हैं, इनके बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा समझना है। इसके बाद जो डायनेमिक टाइप है, जिसमें आपको एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल देख रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकी भी हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। आपको जब इसका क्लासिफिकेशन लिखना होगा तो आप इनके सारी चीज़ों के बारे में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले इस चार्ट को बनाएंगे और इसमें जितने भी तरह तरह के कंप्रेसर होते हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक कंप्रेसर क्या होता है। उसको जानने से पहले यहाँ पर हमको प्रेशर के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है कम होता है। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जब हम किसी के वॉल्यूम को कम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे आप एक कागज़ के टुकड़े को लीजिए और उसको खूब दबाइए तो वो कंप्रेस होकर के एकदम छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने उसका जो वॉल्यूम ज़्यादा था उसके वॉल्यूम को हमने कम कर दिया। तो वॉल्यूम को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें भी हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम प्रेशर को लो से हाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है कम होता है। जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो पास पास आते हैं और जगह कम हो जाती है, कम जगह में वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा कंप्रेसर भी काम करता है। कंप्रेसर क्या करता है कि वॉल्यूम को कम करने के लिए प्रेशर को बढ़ाता है, यानी कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तभी हमारा वॉल्यूम कम होगा। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल में बताया कि कागज़ पर जब हम प्रेशर लगा करके उसको दबाएंगे हाथ से तभी उसका वॉल्यूम कम होगा, ऐसे नहीं होगा। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करता है कंप्रेसर। इसी तरीके से कंप्रेसर जो है काम करता है। इसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक कंप्रेसर के बारे में। तो देखिए, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है ये किस तरीके से प्रेशर को बढ़ाता है, इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको दो रोटर्स दिख रहे हैं जो कि घूम रहे हैं, और इसमें एक साइड से एयर जो है आती है और दूसरी साइड वो निकलती है। एक साइड से आएगी और दूसरी साइड वो बाहर निकलेगी। तो जिधर से निकलती है उधर हम लोग एक टैंक लगा कर रखते हैं। तो टैंक में सारी एयर जो है इकट्ठा होती जाती है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था, जो साइकिल में हवा भरने के लिए हम लोग कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता था, एक टैंक होती थी, तो उसी टैंक में हम लोग हवा को भरते जाते हैं धीरे धीरे। तो उसके वजह से उस टैंक के अंदर प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो सारा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ने का मतलब हमने आपको क्या बताया कि वो कंप्रेस हो रहा है। तो वहाँ पर जो एयर होती है बहुत ही कंप्रेस होकर के इकट्ठा हो जाती है। और जो डायनेमिक कंप्रेसर होते हैं ये हाई वेलोसिटी के साथ एयर को अंदर भेजते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये बहुत ही तेज़ी से चलते हैं और एक साइड से एयर को सक करते हैं और दूसरी साइड बहुत ही वेलोसिटी के साथ भेजते हैं। और वेलोसिटी जो होती है यहाँ पर प्रेशर में चेंज होती है। तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है वो धीरे धीरे काम करता है और धीरे धीरे टैंक में इकट्ठा करता जाता है। और ये जो आपका डायनेमिक होता है ये बहुत ही तेज़ यानी कि वेलोसिटी के साथ भेजता है, तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से वो कंप्रेस होती है एयर। तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। इसके बाद जो हमको मेनली पढ़ना है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में पढ़ना है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग और एक होता है रोटरी। तो यहाँ पर आप दोनों के डायग्राम देख सकते हैं। ये रेसिप्रोकेटिंग जो होता है, जिस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता था आईसी इंजन, उस तरीके से काम करता है। और जो रोटरी होता है इस तरीके से रोटेट करके काम करता है। तो इनके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। अभी यहाँ पर आप इसके बारे में इतना जानिए कि रेसिप्रोकेटिंग करता है और ये रोटरी मोशन करता है। और इसके बाद इसके तरह तरह के होते हैं, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग।
तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने इसका क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या लिखना है इसको पढ़ करके इसको आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। बाकी अभी हम लोग जब रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी को समझ लेंगे तो आप इसको और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और उसके जो तरह तरह के टाइप्स हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम को आपको देखने से लग रहा होगा कि जैसे ये आईसी इंजन हो, आईसी इंजन के जैसा ये काम करता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा काम होता है। उल्टा कहने का क्या मतलब है? उल्टा कहने का मतलब है कि आईसी इंजन में क्या होता था, ऊपर जो है कंबसन होता था, कंबसन की वजह से पिस्टन पे फोर्स लगता था तो क्रैंक हमारा घूमता था, क्रैंक हमारा घूमता था, पूरे क्रैंक शाफ्ट को घुमाता था। लेकिन यहाँ पर जो होता है उल्टा काम होता है। उल्टा कहने का मतलब है कि हम क्रैंक शाफ्ट पे किसी मोटर को लगा करके इसको घुमाते हैं, मोटर या फिर इंजन को ही लगा करके घुमाते हैं। और जब क्रैंक को हम घुमाएंगे तो जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ये तो बात क्लियर है, क्योंकि अगर पिस्टन को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराते हैं तो क्रैंक हमारा रोटरी करता है, लेकिन अगर हम क्रैंक को रोटरी मोशन देंगे तो जो हमारा पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही हमारा सक्शन होता है, देखिए जब ऊपर से ये नीचे की तरफ आता है तो जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पर जो ये चैम्बर होता है इसमें आ जाती है। और जब ये ऊपर जाता है यानी कि जब कंप्रेस करता है तो आपका जो वाल्व है ये खुल जाता है। यहाँ पर ये कंप्रेस नहीं होता है, यहाँ पर ये खुल जाता है तो ये बाहर की तरफ एग्जॉस्ट पोर्ट से ये बाहर निकल करके टैंक में चली जाती है। तो इस तरीके से ये एयर आती है, फिर इसको कंप्रेस करता है और ये टैंक में चली जाती है। तो इस तरीके से आता रहता है, टैंक में जाती रहती है। तो ऐसा करने से जो सारी एयर है वो टैंक में भर जाती है और वहाँ पर प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही ये काम करता है। तो आप ये तो समझ गए कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है, लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सिंगल एक्टिंग किस तरीके से काम करता है और डबल एक्टिंग किस तरीके से काम करता है। वैसे आपको हम बता दें कि जो यहाँ पर हमने वर्किंग समझाई आपको, ये सिंगल एक्टिंग ही है, लेकिन हम लोग फिर से सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग को अच्छे से देखेंगे और उसमें आपको एग्जाम में क्या लिखना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सिंगल एक्टिंग में हमको इस डायग्राम को बनाना है और इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन में इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्रैंक होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, पिस्टन होता है, वॉल्व होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है आईसी इंजन में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको लिखिए ताकि आपको बार बार इन चीज़ों को ना लिखना पड़े। आप इसको इसके कंस्ट्रक्शन में लिखिए। इसके बाद बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो इसकी वर्किंग सेम वही है जो हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कि इसके क्रैंक को किसी मोटर या इंजन से घुमाते हैं और क्रैंक को घुमाने की वजह से जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और रेसिप्रोकेटिंग में सबसे पहले सक्शन करता है। जैसे ही वो सक्शन करता है तो जो एयर है वो सक्शन वाल्व से अंदर की तरफ आती है, यानी कि यहाँ पर सिलेंडर के अंदर आती है और फिर जब वो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाता है तो उसको वो कंप्रेस करता है और जब कंप्रेस करता है तो यहाँ पर जो आपका डिस्चार्ज वाल्व, यहाँ पर हम लोग डिस्चार्ज वर्ड यूज करते हैं, डिस्चार्ज वाल्व होता है वो खुलता है और वहाँ पर वो आगे निकल करके टैंक में इकट्ठा होती है। तो इस तरीके से आपका ये सिंगल एक्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जो आपने आईसी इंजन में पढ़ा सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर समझानी है। बस आपको यहाँ पर बताना है कि क्रैंक को हम पहले किसी इंजन या फिर मोटर से घुमाते हैं, उसके बाद यहाँ पर पिस्टन जो है मूवमेंट करता है और उसके बाद यहाँ पर सक्शन होता है एयर का, फिर वो कंप्रेस होकर के टैंक में इकट्ठा होती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, आप इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जिसकी वर्किंग होती है किस साइकिल पे वर्क करती है। जैसे कि हम लोगों ने आईसी इंजन में देखा था तो ऑटो साइकिल या फिर डीजल साइकिल होती है, तो उसी तरीके से इसमें भी साइकिल बनती है और इसकी भी वर्किंग का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो आइए उसी डेरिवेशन को समझते हैं और ये समझते हैं कि किस तरीके से साइकिल बनती है और वर्क डन हम लोग इसका कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने समझा कि ये किस तरीके से काम करता है। हमने देखा कि सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है और डिस्चार्ज होता है। लेकिन उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर ग्राफ में किस तरीके से बनाते हैं, इसकी साइकिल किस तरीके से होती है और इसका वर्क डन हम लोग किस तरीके से डेरिवेट करते हैं, निकालते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जो कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेगा, आपके नॉलेज को और भी बूस्ट करेगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर एक एक प्रोसेस को समझिएगा और उसके हिसाब से यहाँ पर ग्राफ को समझिएगा। जैसा कि हमने आपको आईसी इंजन में अच्छे से समझाया था, सेम उसी तरीके से ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जब सक्शन होता है तो यहाँ पर जो
यहाँ पर जो प्रेशर होता है, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी वॉल्यूम की लाइन है, ठीक है, ये वॉल्यूम बताएगी, और ये जो लाइन है आपकी ये प्रेशर को बताएगी, यानी कि पीवी डायग्राम आपका है। पीवी डायग्राम को हम लोग इंडिकेटेड डायग्राम ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है एयर जो है इंटर करेगी, तो जब ये इंटर करती है तो किस तरीके से इंटर करती है, क्योंकि ये सक्शन करता है, इधर की तरफ आता है, तो जब ये इधर की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो जगह है, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कम है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो और जगह होगी, और नीचे आएगा तो और जगह खाली होगी, तो यहाँ पर ये जगह बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान से आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम की लाइन है। पहले वॉल्यूम जो है जीरो था, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पर आएगा तो कुछ वॉल्यूम आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहता है, P1 प्रेशर रहता है। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर पिस्टन ये इधर मतलब नीचे की तरफ आता जाता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है बढ़ता जाता है, और वॉल्यूम बढ़ करके कहाँ तक पहुँच जाता है, V1 वॉल्यूम तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है, V1 तक पहुँच जाता है, ठीक है, जो कि उसका एकदम कंप्लीट वॉल्यूम होता है, पूरा का पूरा वॉल्यूम आ जाता है, पूरा नीचे आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, यानी कि एयर को कंप्रेस करता है। तो एयर को कंप्रेस करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 2, ठीक है, वॉल्यूम फिर से कम होता है। देखिए वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच गया था, ये वॉल्यूम का हाईएस्ट पीक है। उसके बाद ये वॉल्यूम फिर से कम हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ से होकर के लगभग इस पॉइंट तक आ गया है, तो जो यहाँ से यहाँ तक था वो यहाँ से यहाँ तक रह गया है, तो यानी कि फिर से वॉल्यूम जो है कम हो रहा है। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो जगह फिर से कम होने लगेगी, तो यहाँ पर ये कंप्रेस होगा, और फिर उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो आपका एयर है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो जो प्रेशर है वो फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। यहाँ का प्रेशर जो है फिर से इनिशियल स्टेट में जितना प्रेशर था उतना आ जाएगा, फिर से सक्शन होगा, फिर से कंप्रेशन। तो इसी तरीके से ये पूरी साइकिल आप देख सकते हैं ये चलती रहती है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने ऑटो साइकिल पढ़ी थी, यानी कि आईसी इंजन में, उसका ये उल्टा बनता। देखिए जो साइकिल होती थी वो ऐसे जाती थी, ऐसे जाती थी, फिर यहाँ पर अब मान लीजिए कि कांस्टेंट प्रेशर है तो ऐसे जाती थी, फिर ये आगे की तरफ बढ़ती थी, ठीक है, ये ऐसे जाती थी आगे की तरफ बढ़ती थी, लेकिन ये क्या है, ऐसे उल्टा पीछे की तरफ बढ़ रही है। तो इसी वजह से हमने आपको कहा कि इसका जो वर्किंग होती है सेम उल्टा होती है आईसी इंजन की, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा भी है कि ये सक्शन होता है, ये कंप्रेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर यहाँ पर ये एक्सपेंशन इसका होता है, तो ये इसका जो प्रेशर है वो फिर से इनिशियल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो पा रही होगी। देखिए इसका वर्क डन अगर हमको निकालना है तो वर्क डन में निकालने के लिए यहाँ पर जो इंजन होते हैं दो तरीके से होते हैं, कि एक होता है विथ क्लियरेंस और एक होता है विदाउट क्लियरेंस। तो विथ क्लियरेंस मतलब एक होता है विदाउट क्लियरेंस और एक होता है विद क्लियरेंस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विदाउट क्लियरेंस के बारे में, कि यहाँ पर क्लियरेंस हमने नहीं दिया है, बिना क्लियरेंस के। तो यहाँ पर क्लियरेंस देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं छूटा है। अभी जब आप क्लियरेंस वाला देखेंगे तो आप उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया लगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्लियरेंस जो है छूटा हुआ है, यानी कि जो ग्राफ आपका बन रहा है वो थोड़ा सा दूर होकर के बन रहा है, जगह थोड़ी सी छूटी है क्लियरेंस, ठीक है। वो यहाँ पर पिस्टन में क्लियरेंस छोड़ने की वजह से होता है, तो यहाँ पर नहीं है। पहले हम इसको समझते हैं, फिर वो आपको और भी आसान लगेगा, आप उसको अपने से भी समझ पाएंगे। तो देखिए ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब इसको समझिए कि हम इसके वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, हमने आपको पहले से ही देखिए बहुत अच्छे से सब कुछ लिख करके दे दिया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ कि इसका जो इनिशियल में प्रेशर होता है वो P1 V1 होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो T1 होता है इनिशियल में, ठीक है। इनिशियल में ये सब कुछ होता है। इसके बाद बिफोर कंप्रेशन है कि कंप्रेशन होने से पहले, और यहाँ पर कंप्रेशन होने के बाद आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है, इसका जो प्रेशर होता है क्या हो जाता है, ये P2 हो जाता है, और वॉल्यूम जो है V2 हो जाता है, टेम्परेचर जो है T2 हो जाता है, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपने जो कंप्रेशन देखा, यहाँ पर जो आप कंप्रेशन देखते हैं ये कर्व बनता है जो कि पॉलीट्रॉपिक कर्व होता है। तो यहाँ पर ये जो यही बताया गया है कि जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उसका जो कंप्रेशन होता है वो पॉलीट्रॉपिकली होता है। इसका मतलब है कि P, इसका फॉर्मूला होता है PV की पावर N, ठीक है। ये जो N होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है, इक्वल कांस्टेंट होता है। ये C का मतलब है कांस्टेंट होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में रहेगा, जो इस पॉइंट पर रहेगा वही इस पॉइंट पर भी रहेगा, जो इस पॉइंट पर रहेगा वही इस पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से तो इसका जो है प्रेशर जो है P1 से बढ़ करके क्या हो जाता है, P2 हो जाता है, जो कि आपको PV डायग्राम में दिखाया गया है। यानी कि जो हमने आपको बताया सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों को लिखना भी है। इसके बाद देखिए वर्क डन हम इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे पर साइकिल, यानी कि एक साइकिल में कितना ये वर्क करता है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमने आपको बताया था, चाहे वो आईसी इंजन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसका जो PV डायग्राम होता है,
वो जो बनता है अगर उसके अंदर का एरिया, यानी कि जो ये पीवी डायग्राम है इसका एक एरिया होगा, ये इसका पूरा एरिया होगा, अगर हम इसका निकाल लेते हैं, इसका पूरा क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, तो यही इसका वर्क डन हो जाता है। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं उसको ध्यान से देखिए। तो ये एरिया इस तरीके से बना है, तो इसको हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को निकालेंगे यहाँ से। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं इसको पूरा निकालेंगे। हमको निकालना यहाँ तक था, लेकिन हम निकालेंगे कहाँ तक, यहाँ तक निकालेंगे। ठीक, यहाँ तक निकालेंगे, बाद में इसको हम माइनस करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हमने एक पार्ट में और डिवाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतना जो पार्ट है तो एकदम रेक्टेंगल शेप का बन जाएगा। तो इतना तो हमारा रेक्टेंगल शेप का बन जाएगा, तो इसको हम जल्दी से निकाल लेंगे। बचेगा ये टेढ़ा वाला जो कि पॉलीट्रॉपिक है, तो इसको हम थोड़ी सी मशक्कत करके निकाल लेंगे, बाद में इसमें ऐड कर देंगे, तो दोनों हमारा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में ये आएगा इसको हमको माइनस भी करना पड़ेगा। ये जो आपका एरिया आएगा इसको हमको माइनस भी करना पड़ेगा, तब तो जाकर के हमको ये वाला एरिया मिलेगा, बस इतना ही। ठीक है, ये वाला एरिया हमको मिलेगा। तो इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, ये जुगाड़ हो गया। चलिए आप देखिए इस तरीके से हमने कैसे इसको किया। तो वर्क डन पर साइकिल में हमने कहा कि टोटल एरिया ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम। तो इंडिकेटेड डायग्राम क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, यानी कि पूरा वो इंडिकेटेड डायग्राम। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि हमने इसका एक रेक्टेंगल शेप बना के रखा हुआ है। तो रेक्टेंगल शेप में क्या है, C3 C3 क्या है, देखिए C फिर 3 2BC। ठीक, इस रेक्टेंगल शेप की बात हो रही है। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है B21AB। तो यहाँ पर B21AB इस शेप की बात हो रही है जो कि पॉलीट्रॉपिक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद तीसरा भी है, इसमें ये माइनस करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस करके लिखा हुआ है, क्योंकि इसका काम हमारा नहीं है, बस हमको वर्क डन निकालना है, इस वजह से इसको हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये C4A है, तो यहाँ पर देखिए C41AC इस तरीके से ये इस शेप की बात हो रही है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो आइए अब इसको कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपने शेप देखा ये क्या है, ये आपने देखा कि एक रेक्टेंगल शेप का है। तो रेक्टेंगल शेप होने का मतलब है कि इसका हमको अगर एरिया निकालना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई कर दे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या है, P2 है या फिर P3 है, दोनों सेम है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई है, और जो ये चौड़ाई है इसकी ये क्या है, V2 है। तो V2 और P2 का मल्टीप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिखा भी है यहाँ पर ब्रैकेट में कि एरिया इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ का यूज करेंगे। ठीक है, जो है इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, P2V2 बनेगा। क्या बनेगा, P2V2 बनेगा। ये जो आपको एरिया यहाँ पर निकालने के लिए बताया गया है ये आपको क्लियरेंस का है। ठीक है, जब ये क्लियरेंस वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका यूज करते हैं, भी हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो इसका जो वर्क डन मेनली बनेगा वो क्या बनेगा, P2V2 बनेगा, क्योंकि लंबाई और गुणित चौड़ाई हम कर देंगे। ठीक, तो इसके बाद क्योंकि यहाँ पर क्लियरेंस नहीं है तो हम लोग V3 को 0 मान लेंगे। तो जब इसको 0 मान लेंगे तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा फार्मूला। ठीक, चलिए समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये पॉलीट्रॉपिक वाले की, जो ये टेढ़ा सा है ये भी प्लस में है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो पॉलीट्रॉपिक का एक अलग फार्मूला होता है, आपको उसको याद रखना है। तो इसमें क्या है फार्मूला, जो एंड में था यानी कि यहाँ पर एंड में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई था उनका माइनस करके आप n-1 कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1। इसके बाद माइनस किसका करना है, ये जो नीचे का पतला सा एरिया था रेक्टेंगल शेप का। तो रेक्टेंगल शेप का देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, V1 है, और चौड़ाई कितनी है, P1 है। ठीक है, चौड़ाई P1 तक है और लंबाई है V1 तक। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा P1 और V1। बात क्लियर हो पा रही होगी। अब हमको क्या करना है, हमारा फॉर्मूला मिल चुका है, बस हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्क डन हमारा इतना निकल चुका है, बस इसको हमको सॉल्व कर करके एकदम अच्छे फॉर्म में लाना है, सिंपल फॉर्म में इसको लाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, अब देखिए ये जो P1 V1 है इसको हमने इधर ला लिया, इसको हम इधर ला लिए, तो ये बन गया, और इस चीज़ को हमने यहाँ पर रख दिया। इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर P2V2 और P1 V1 है, यहाँ पर क्या है P2V2 और माइनस P1V1 है, तो ये एक टर्म बन जाएगा, ये एक टर्म। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। लेकिन दोनों को हमने कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 बचेगा। इसके बाद फिर ये चीज़ जो है मतलब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर भी कॉमन लिया है P2V2 माइनस P1V1 को, तो यहाँ से जब ये जाएगा तो यहाँ पर 1 और 1 n-1 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को तो आप समझ पा रहे हैं, हमने कॉमन ले लिया, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस टोटल की जगह 1 आ गया और इस टोटल जगह 1 आ गया, बाकी ये बाहर निकल गया।
ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया यहाँ पर हमने P1 V1 को भी कॉमन ले लिया, तो P1 V1 को कॉमन लेंगे इसमें से, तो P2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, P2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, P1 V1 -1, क्योंकि यहाँ से जब P1 V1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। कॉमन लेना आप समझ पाएंगे आसानी से, और इसके जगह हमने यही चीज़ लिख दी। तो ये हमारा क्या बन गया, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 बन गया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसके आगे समझेंगे कि क्या हमने किया। अब इसके आगे आप देखिए, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हमने बना लिया, लेकिन अब इसके आगे हमने देखा कि ये जो एक्सपेंशन इसका हो रहा था वो कैसा एक्सपेंशन हो रहा था, पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन हो रहा था। कैसा एक्सपेंशन हो रहा था, पॉलीट्रॉपिक हो रहा था। तो पॉलीट्रॉपिक में हमने आपको बताया कि P1 V1, पॉलीट्रॉपिक में क्या होता है, P1 V1 वैसे नहीं होता, वहाँ पर बस PV की पावर n इक्वल कांस्टेंट होता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर हम PV लिख दें या फिर मतलब P1 V1 की पावर n लिख दें, या फिर P2 V2 की पावर n लिख दे, या फिर P3 V3 की पावर n लिख दे, सब क्या होगा, C के इक्वल होगा, सब कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं ना कि P1 V1 की पावर n जो है P2 V2 की पावर n के इक्वल होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया कि P1 V1 की पावर n इक्वल क्या हो जाएगा, P2 V2 की पावर n के इक्वल हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर देखिए करके रखा हुआ है पहले से ही सब कुछ। तो यहाँ पर ये हमने लिखा P1 V1 की पावर n इक्वल P2 V2 की पावर n। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका P1 है ये तो यहीं रहेगा, और जो P2 है इसको इस तरफ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। और ये जो आपका है 1 है ना, V1 है, V1 की पावर n, इसको हम इधर भेजेंगे इस साइड, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ गया है। अब देखिए इसकी भी पावर n, इसकी भी पावर n, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, V2 अपॉन V1 की होल पावर n कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी होल पावर n कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस n की वैल्यू को इधर भेजना चाहते हैं, तो जब इसको हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में जाएगा, अपॉन के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये जो पावर है ना, पावर इधर भेजते हैं तो 1 अपॉन में जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 की पावर क्या हो जाएगी, P1 अपॉन P2 तो है ही, लेकिन इसकी पावर जो है यहाँ पर जो n थी उधर गया तो 1 अपॉन n हो जाती है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको P1 और P2 नहीं चाहिए, हमको P2 और P1 चाहिए। तो हम इसको उल्टा कर देंगे। जब इसको उल्टा कर देंगे तो पावर जो है माइनस में हो जाएगी। कैसे, जैसे कि आप 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 मतलब 5 की पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी जो पावर 1 थी इसको हमने -1 कर दिया, तो ऊपर चला गया, मतलब कि उल्टा हो गया। क्या हो गया, 5/1 हो गया। तो उसी तरीके से जब हम P2 P1 और P2 है तो इसको हम P2 V2 लिखना चाहते हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, छोटी सी मैथ है। तो अब देखिए हमने क्या कर दिया, ये चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दी है कि यहाँ से ये चीज़ आ गई डायरेक्ट, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या था, V1 और V2 अपॉन V1 था। देखिए ध्यान से, फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं क्या था, V2 अपॉन V1 ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि V2 अपॉन V1 है। तो V2 अपॉन V1 के जगह इसको अगर हम चाहें तो अलग कर सकते हैं ना, तो इसको हम इसके जगह वही वैल्यू रखेंगे। तो चलिए इसके जगह वही वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर जब इसके जगह वही वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी P2 अपॉन P1 है, यहाँ पर भी P2 अपॉन P1 है, तो सेम हो गया। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर दोनों जुड़ जाएगी, तो ये इस तरीके से पावर बन जाएगी, 1 - 1 अपॉन n हो जाएगी। ठीक है, माइनस में 1 रहेगा, और ये सेम वही चीज़ है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमने लिखी, और इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करके, मतलब कि ये जो पावर है इसको सॉल्व करके इस तरीके से हमने लिख दी, और इक्वेशन नंबर हमारा 3 बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशन 1 को अप्लाई करेंगे। कंडीशन 1 क्या है कि P1 V1 जो होता है MRT के इक्वल होता है, ये आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, फार्मूला होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगेन पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन, यानी कि 1 से 2 लगाएंगे, तो 1 से 2 यहाँ पर लगाएंगे, तो ये जो है इसको और पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन 1 से 2 मिला करके जो आपका फार्मूला बनेगा ये इस तरीके से बनेगा कि मतलब इसको हम समझा सकते हैं, बट यहाँ पर समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से आप इसको ध्यान रखिए कि ये फार्मूला आपका बनता है कि T2 अपॉन T1, यानी कि T2 अपॉन T1 जो होता है P2 अपॉन P1। जैसे कि हम लोगों ने आईसी इंजन में समझा था, सेम उसी तरीके से होता है, बस इसमें पॉलीट्रॉपिक होता है। तो यहाँ पर जो पावर होगी n - 1 अपॉन n हो जाएगी। ठीक है, n - 1 अपॉन n हो जाएगी। सेम उसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में है, काम उसी तरीके से करता है ना।
अपने साइकिल भी देखिए कि उल्टा काम करता है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद क्या है कि इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट ऑफ इक्वेशन 5 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यू को रखेंगे। तो जब यहाँ पर देखिए ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये आपकी कौन सी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर है ये वैल्यू, और उसके बाद एक वैल्यू और कौन सी रखनी है, इक्वेशन नंबर 4 की। तो इक्वेशन नंबर 4 ये है, P1 V1 इक्वल क्या होता है, MRT होता है। तो यहाँ पर MRT आप रख देंगे और इसकी जगह ये रख देंगे, -1 आ जाएगा। और ये जो पावर है मतलब कि बगल में है n क्या है, n/n-1, तो ये आपकी सेम आ जाएगी इसी तरीके से। तो ये आपका आ गया। तो वर्क डन आपका इस तरीके से निकल गया। अब ये जो है आपका वर्क डन है किसके लिए, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए आप इसको डेरिवेट करेंगे। हमने इसको देखिए बाद में इधर लिख दिया है, इसको हमने इधर लिख दिया हुआ है किस तरीके से, क्योंकि हमने T1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखिए, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। T1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 से T1 कट जाएगा और 1 की जगह T1 आ जाएगा। तो ये ऐसे बन गया। चाहे आप इतना भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक नहीं हो रहा है क्योंकि कंप्रेशन कई तरीके से होता है। ठीक है, मे बी यहाँ पर लिखा हुआ कि कंप्रेशन ऑफ एयर में बी पॉलीट्रॉपिकली, ठीक है, जो हमने देखा, या फिर आइसेंट्रोपिक होगा तो आपको इस तरीके के फॉर्मूला रखना पड़ेगा, PV इक्वल कांस्टेंट रखना पड़ेगा। या फिर आइसेंट्रोपिक होगा तो यहाँ पर PV की पावर गामा इक्वल C रखनी पड़ेगी, यानी कि कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी देखेंगे तो आप उसका किसी भी तरीके का डेरिवेशन कर सकते हैं, चाहे वह पॉलीट्रॉपिक हो, आइसेंट्रोपिक हो, या फिर कैसा हो, आइसोथर्मल हो। ठीक है, यहाँ पर आइसोथर्मल है। तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आप इसके वर्कडन को अच्छे से समझ पाए होंगे और इसके डेरिवेशन को कर भी पाएंगे। तो इसकी जो वर्किंग है और वर्कडन जो है इसको ध्यान से समझना है। और आपको यहाँ पर बता दें कि जब भी आपको वर्किंग पूछी जाएगी तो वर्किंग तो आप लिखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, और साथ साथ ही ये जो आपका PV डायग्राम होता है इसको जरूर बनाएंगे। और अगर हो सकेगा तो जो इसका वर्कडन का फॉर्मूला होता है लास्ट में उसको जरूर लिखेंगे। तो इतना अगर आप कर देंगे तो आपका जो नंबर है वो पूरे तरीके से श्योर हो जाएगा कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। क्योंकि जब वर्किंग पूछी जाती है, अगर आप उसमें वर्कडन नहीं लिखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, थ्योरी पे नंबर कम मिलता है। इस वजह से आप इन चीज़ों को भी वर्किंग में लिखिए, किसी भी चीज़ में, चाहे वो आईसी इंजन का भी हो, अगर आप उसमें वर्किंग लिख रहे हैं तो आप उसमें उसका अगर ग्राफ है तो आप उसको बनाइए, उसका PV डायग्राम है तो उसको बनाइए, उसका फॉर्मूला जरूर लिखिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप करेंगे तो आपका नंबर जो है अच्छा मिलेगा, नंबर जो है बूस्ट होगा। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसका डेरिवेशन आप कर भी पाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बारे में। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जब सिंगल एक्टिंग से काम हो रहा था, एयर कंप्रेस हो रही थी, तो यहाँ पर डबल एक्टिंग की जरूरत क्या पड़ी। तो यहाँ पर कहा जाता है ना कि इंजीनियर जो होता है शांति से नहीं बैठता है, उसको कुछ ना कुछ करना होता है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। तो यहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर भाई कम एयर कंप्रेस हो रही है, तो उसने सोचा कि भाई डबल एक्टिंग अगर हम लगा देंगे, डबल स्टेज में लगा देंगे तो वहाँ पर एयर जो है और अच्छे से कंप्रेस होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है जो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पर पहले लो प्रेशर सिलेंडर लगाया जाता है जिसमें से एयर जो है सक्शन होती है, और सक्शन होकर के जो उसका डिस्चार्ज होता है, जब वो बाहर निकलती है तो वो टैंक में ना जा करके यहाँ पर पहले वो इंटरकूलर में जाती है। अब ये इंटरकूलर में क्यों जाती है, तो इंटरकूलर में इस वजह से जाती है क्योंकि वहाँ पर उसको कूल होना होता है, क्योंकि एयर जब वो कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इस वजह से उसको कूल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर पहले उसको कूल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करते हैं तो प्रेशर तो वही रहेगा, उसके बाद फिर जो है वो आगे जाती है, तो उसी प्रेशर के साथ वो जाती है दूसरे वाले सिलेंडर में जो कि हाई प्रेशर सिलेंडर होता है। तो हाई प्रेशर सिलेंडर के वो सक्शन पे जाती है, सक्शन में जाएगी तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग में ही प्रेशर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा लो प्रेशर सिलेंडर है उसने थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर प्रेशर जाएगा। अब फिर ये इसको फिर से कंप्रेस करेगी, और कंप्रेस करके जब ये फिर से डिस्चार्ज करेगी तो इस डिस्चार्ज में जो यहाँ पर एयर बाहर निकलेगी उसका जो प्रेशर होगा, जो उसमें कंप्रेस हुआ होगा, उसमें प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ज़्यादा प्रेशर करने के लिए, बहुत ही हाई कंप्रेस करने के लिए एयर को यहाँ पर डबल स्टेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। और डबल स्टेज का इस्तेमाल हम लोग तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर हम लोग एक इंटरकूलर बीच में लगाएंगे। अगर हम लोग इंटरकूलर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा ये भी समझ लीजिए कि अगर हम इंटरकूलर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर जो एयर है बहुत ही हीट होकर के दूसरे सिलेंडर में जाएगी जो कि हाई
हाई प्रेशर सिलेंडर है तो वहाँ पर उसको डैमेज कर सकती है। इस वजह से हमको बीच में इंटरकूलर करना पड़ता है, उसको कूल करना पड़ता है। इंटरकूलर को आप ऐसे याद रख लीजिए कि कूलर यानी कि कूलर नाम है इसका, तो कूलर मतलब कि कूलर करने का काम, और इंटर का मतलब होता है बीच में, तो यहाँ पर ये बीच में है लगा हुआ है, इस वजह से हम लोग इंटरकूलर कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ से एयर जो है बाहर निकलती है और फिर वो दूसरे सिलेंडर में जाती है हाई प्रेशर में, फिर वहाँ से वो और प्रेशराइज होती है, और प्रेशराइज होकर के वो फिर टैंक में या फिर जहाँ पर हमको यूज करना होता है वहाँ पर उसको भेजते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आप इसको भी समझ पाए होंगे। इसके जो पार्ट्स हैं आप इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और इसकी जो वर्किंग है उसको भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमने आपको थ्योरी में बताई सेम वही चीज़ लिखिए। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में तो समझ चुके हैं, लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में एक तरीके का और कंप्रेसर होता है जिसका नाम होता है रोटरी कंप्रेसर। तो रोटरी कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है अब हम लोग उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक रोटरी कंप्रेसर है। तो रोटरी कंप्रेसर में क्या क्या लगा होता है, इसमें एक रोटर्स लगे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 रोटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ये रोटर कई कई डिजाइन के होते हैं, कोई इस तरह से होता है, कोई दूसरे तरह से भी होता है, लेकिन यहाँ पर रोलर्स जरूर होते हैं, रोटर्स जरूर होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक साइड इसका सक्शन होता है, दूसरे साइड इसका डिस्चार्ज होता है। किस तरीके से काम करता है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो आप एनिमेशन देख पा रहे हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पर एयर के छोटे छोटे बबल्स जो है वो आते हैं, और आते ही यहाँ पर इसका जो लूप्स बना हुआ है, यहाँ पर जो ये रोलर्स बने हुए इसमें फंसते हैं, और फंसने की वजह से वो दूसरे साइड शिफ्ट होकर के बाहर निकलते हैं, और दूसरे साइड हमारी टैंक लगी होती है या फिर जिसमें हमको इस्तेमाल करना है वहाँ पर एयर को भेजते हैं। तो एक तरफ से ये लोग हवा को पकड़ते हैं और दूसरे तरफ उसको छोड़ते हैं, एक तरफ उसको कैप्चर करते हैं और दूसरी तरफ उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। बहुत इसका आसान और सिंपल वर्किंग होती है। आप इसको देख कर के आसानी से समझ सकते हैं कि एक तरफ से एयर आती है, उसको ये कंप्रेस करते हैं, इसे सक्शन करते हैं, और उसके बाद उसको दूसरे तरफ उसको डिस्चार्ज करते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। और ये इसका डायग्राम आप इसी डायग्राम को आप अपने एग्जाम में बनाएंगे और इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, और वर्किंग यहाँ पर जो हमने आपको बताई वही आपको यहाँ पर थ्योरी में दिखाई जा रही है। आप इसको ध्यान से लिखेंगे, अच्छे तरीके से डायग्राम जरूर बनाएंगे ताकि आपको कंप्लीट नंबर मिले, नंबर वहाँ पर कटने का कोई चांस ना हो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि रोटरी कंप्रेसर हमारा जो सिलेबस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस उसका इंट्रोडक्शन है, इस वजह से हमने आपको थोड़ा सा बताया। बाकी इसमें भी कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पर रोटरी कंप्रेसर का इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है कि रोटरी कंप्रेसर क्या होता है, उसको डिफाइन कीजिए, किस तरीके से काम करता है। तो आप इसका डायग्राम बनाइए, जो हमने आपको वर्किंग दिखाई उसकी वर्किंग लिखिए, उसका कंस्ट्रक्शन लिखिए, और आपको बहुत अच्छे तरीके से नंबर मिलेंगे। बाकी अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कंप्रेसर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे विथ एनिमेशन, आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आज की वीडियो में हमने आपको एयर कंप्रेसर के बारे में समझाया, सारी चीज़ों को समझाया। बाकी चैप्टर की भी वीडियो हमने बना करके रखी हुई है। आपको अगर वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियोज़ को देखिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।